नमस्कार दोस्तों, टारगेट बैंकिंग नॉलेज के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो लेटेस्ट कंप्लीट फॉर्म है वो कैसे फिल किया जाता है और कैसे सिचुएशन में ये फिल किया जाता है हम पूरा जानेंगे दोस्तों। पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जानेंगे, कैसे ये फिल किया जाता है, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस क्या है, सबके बारे में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ऑनलाइन प्रोसेस भी लेके आई है, ऑनलाइन आपके लिए एक सुविधा लेके आई है अकाउंट ओपनिंग का। लेकिन वो अगर आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, आप ब्रांच ही जाना चाहते हैं, तो हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे कि कैसे आपको पूरा प्रोसेस करना है। एक और तरह का फॉर्म है जो कि जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का भी डाल देता हूँ अगर आपको वो कंफर्टेबल लगता है तो अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करने जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो सिर्फ उसके लिए है वो फॉर्म। और वो बहुत ही आसान फॉर्म है, 2 पेज का फॉर्म रहता है, बहुत ही सिंपल एक प्रोसेस रहता है। लेकिन और किसी भी सिचुएशन के लिए आप अगर अकाउंट खुलाने जाते हैं, जैसे जॉइंट अकाउंट हो गया, दो से अधिक लोग हैं आपके अकाउंट में, या फिर आपका ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अकाउंट चल रहा है और एक न्यू अकाउंट वापस खोलना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में फिर वो फॉर्म आपको काम नहीं आएगा। उस टाइप के सिचुएशन के लिए आज जो हम ये फॉर्म डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपको देना पड़ेगा फिल करके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि कैसे फॉर्म फिल किया जाता है और क्या क्या गलतियां करते हैं जिसके वजह से अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस और डिले हो जाता है। कई बार एटीएम कार्ड नहीं आते, चेकबुक नहीं आते, अकाउंट तो खुल जाता है, 2-2 महीने तक एटीएम कार्ड नहीं मिलता। तो वो किन किन गलतियों की वजह से होता है पूरा जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी ये फॉर्म रहता है, ये आप देख सकते हैं, ऐसा फॉर्म रहता है। इसके जो कई सारे कंटेंट्स हैं वो सब हमने यहाँ पे कवर किए हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से फील्ड एकदम ज़रूरी है और कौन कौन से आप छोड़ सकते हैं और किस तरह से भरना होगा ये। तो सबसे पहले तो ब्रांच का नाम लिख दीजिए जहाँ पे आपको अकाउंट खुलवाने का है। ये सब जो हमने छोड़ा है ये सब आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बैंक ऑफिशियल का काम रहता है, तो वहाँ पे आप कुछ छेड़छाड़ मत करना। बाई चांस आप कुछ गलती कर देते हैं, ये पहले ही बता देता हूँ, तो आपके फॉर्म के रिजेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं, डिले होने का चांस बढ़ जाता है। तो आप पूरा कोशिश करिए कि गलती ना करें, और बाई चांस गलती कुछ कर भी देते हैं तो बाजू में एक साइन कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे आपने नाम लिखने में कुछ गलती की, अब आपने पूरा फॉर्म तो भर दिया, लेकिन एक गलती की वजह से हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए या डिले हो जाए। तो यहाँ पे बाजू में एक साइन कर देना आपका, जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि जो ओवरराइटिंग किया है वो आपने ही किया है, उससे वो चीज़ कंफर्म हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे किस तरह का अकाउंट खोल रहे हैं हम। सेविंग्स बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, इसी में करंट अकाउंट खोलने का भी ऑप्शन है और अदर टाइप ऑफ अकाउंट्स भी खोल सकते हैं। यहाँ पे हमने नाम लिख दिया है। जॉइंट अकाउंट अगर रखना है तो सेकंड होल्डर, थर्ड होल्डर वगैरह आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर 3 से ज़्यादा आप लोगों को रखना चाहते हैं तो उसका एक एडिशनल फॉर्म रहता है, वो इस वीडियो में हम नहीं समझाएंगे, लेकिन अगर आपको जानना हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है फर्स्ट होल्डर का, क्योंकि अभी सिर्फ फर्स्ट होल्डर ही हम कवर कर रहे हैं। और यहाँ पे पैन नंबर उनका डाल दिया है। अगर पैन नंबर नहीं है तो यहाँ पे आपको इस तरह से फॉर्म 60 यानी कि फॉर्म 60 लिख देना है। और फॉर्म 60 का एक अलग फॉर्म रहता है, वो भी आपको ब्रांच से कलेक्ट करके भर के साथ में रखना है। मोस्ट प्रोबेबली जो बैंक ऑफिशियल है वही आपको इन्फॉर्म कर देंगे इस बारे में। आगे बढ़ते हैं, आप किस तरह का काम करते हैं उसके बारे में पूछा। तो ये 1 स्टार जो है, मतलब आप 1 स्टार वाले इस टेबल में देखिएगा आपका क्या प्रोफेशन है, उस हिसाब से आपको टिक करना है। यहाँ पे प्रोफेशनल टिक कर दिया है और यहाँ पे लिख दिया है। अब स्टेटस, यानी कि स्टेटस मतलब क्या होता है। अब वो 2 स्टार है तो आपको 2 स्टार वाले टेबल में देखना है आपका क्या स्टेटस है। एनआरआई है, स्टाफ है, सीनियर सिटीजन है, माइनर है। तो यहाँ पे अदर जनरल है, नॉर्मल जो सिटीजन है वो अदर जनरल टिक कर सकते हैं और यहाँ पे लिख दीजिए। फिर एनुअल इनकम आपका कितना है वो लिखा है। नेशनलिटी क्या है, फादर या हस्बैंड का नेम वो यहाँ पे लिख सकते हैं। माइनर के केस में ये सब आपको फिल करना है। माइनर अकाउंट कैसे खोलना है, कैसे अकाउंट फिल करना है वो जानना है तो कमेंट सेक्शन में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, वो देख के आप उसी तरह अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस करवा सकते हैं। फिर यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन यानी कि ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन किस तरह का है। एक ही व्यक्ति है तो सेल्फ रहेगा, अगर एक से ज़्यादा है तो ये सब में से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। फैसिलिटीज, किस तरह के फैसिलिटीज चाहिए, साथ में चेकबुक चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए, पासबुक के थ्रू भी और ईमेल के थ्रू भी चाहिए।
फर्स्ट टाइम जो पासबुक रहता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है दोस्तों, उसमें कोई चार्ज नहीं रहता। अगर आप उसके बाद आप डुप्लीकेट प्रिंट करवाते हैं तो चार्ज लगता है, लेकिन अगर पासबुक भरने के बाद आप लेने जाते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, डेबिट कार्ड चाहिए, उसके बाद यहाँ पे एटीएम कार्ड पे जो नाम आएगा वो किस तरह से लिखना है, वो किस तरह से डिस्प्ले होना है, वो यहाँ पे लिखा है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे एड्रेस डिटेल्स है। तो यहाँ पे जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आप लिख दीजिए। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है तो वो यहाँ पे लिखेगा। अब इस केस में कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो हमने सेम एज अबव लिखा है। और परमानेंट एड्रेस, तो इस केस में हमारा ये एड्रेस सेम है इसलिए सेम एज अबव लिखा है। अगर आपका इसमें से कोई भी एड्रेस चेंज रहता है, जैसे कि आप कहीं काम करते हैं तो वहाँ का रेजिडेंशियल और कम्युनिकेशन एड्रेस लिख दिया, लेकिन परमानेंट एड्रेस आपके गांव का है तो वो आप यहाँ पे लिखिएगा, सेम एज अबव मत करिएगा, क्योंकि आपके एड्रेस प्रूफ में मोस्ट प्रोबेबली वो परमानेंट एड्रेस होगा तो वो लिखिएगा यहाँ पे। और अगर आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो अलग है, परमानेंट एड्रेस है, तो उसका कुछ प्रूफ आपको ज़रूर लगाना पड़ेगा, जैसे कि रेंटल एग्रीमेंट होता है वो आप लगा सकते हैं, लाइट बिल हो गया, गैस बिल हो गया, उस तरह के जो बिल हैं जो आपके नाम से आता हो उस एड्रेस का वो आप साथ में लगा सकते हैं। हाँ, और ऐसे केस भी होते हैं दोस्तों कि आप नए नए आए हैं किसी सिटी में तो कोई भी एड्रेस प्रूफ आपके नाम पे नहीं है, तो आप लैंडलॉर्ड का कुछ प्रूफ दे सकते हैं साथ में, और फिर आपको 6 महीने के अंदर आपके नाम से कुछ एड्रेस प्रूफ वहां पे सबमिट करना रहेगा, वो आप भूलेगा नहीं। फिर ये यहाँ पे एक सिग्नेचर मांगा है तो हमने यहाँ सिग्नेचर कर दिया है। बाकी सब आप फील्ड छोड़ सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। फिर यहाँ पे स्पेसिफिक सिग्नेचर आएगा दोस्तों, ये स्कैन होता है, अपलोड होता है, तो यहाँ पे ध्यान से कीजिएगा सिग्नेचर। यहाँ पे जो आपने सिग्नेचर किया है वो ही आपका हर जगह चलने वाला है, चेकबुक पे हो या किसी एप्लीकेशन फॉर्म पे हो, तो ये वाला सिग्नेचर आप ध्यान से करिएगा और याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आपको आपका लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है। नीचे बढ़ते हैं, बाकी सब फील्ड आप छोड़ देना, कहीं पे भी कुछ लिखना मत, क्योंकि अगर लिख दिया तो गलती हो जाएगी, फिर आपको वापस ब्रांच में बुलाया जाएगा, उसमें टाइम जाएगा और हो सकता है आपका अकाउंट रिजेक्ट ही हो जाए, क्योंकि आपने ओवर राइटिंग किया है, गलत जगह आपने गलत चीज़ लिख दी या साइन कर दिया। तो ध्यान से कीजिएगा, जैसे हमने यहाँ समझाया वैसे ही आप फिल कीजिएगा, इससे ज़्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं। नॉमिनेशन में हमने डाल दिया है, यहाँ मदर का नाम डाला है, एज लिखा है। नॉमिनेशन में हमेशा 18 साल से ऊपर किसी के डिटेल्स ही डालना। अगर आपके बच्चे हैं, आप उनका रखना चाहते हैं नॉमिनेशन में, और 18 साल से छोटा है बच्चा, तो आपको माइनर के केस में गार्डियन अपॉइंट करना पड़ेगा किसी और को। आप नहीं गार्डियन बन सकते, किसी और को गार्डियन अपॉइंट करना पड़ेगा माइनर के केस में। लेकिन अगर 18+ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक का ही नाम रख सकते हैं, एक से ज़्यादा नॉमिनेशन भी आप नहीं कर सकते एक अकाउंट के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये जो फॉर्म है ये बेसिकली ऑफिशियल पर्पस के लिए है, ये आप छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जो हम सबमिट कर रहे हैं वो लिख दिया है। अगर आप ये छोड़ना चाहें तो भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ गलती नहीं करनी चाहिए, डॉक्यूमेंट नंबर में कुछ ओवर राइटिंग भी नहीं चलेगा। आप बाजू में साइन कर दे तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा ये फॉर्म, इसलिए यहाँ पे कुछ ना लिखे वही अच्छा है। आप लिखना चाहे तो ध्यान से लिखिए, कुछ गलती मत करिए, जैसे कि इश्यूइंग अथॉरिटी है, डेट ऑफ इश्यूड है, कुछ भी गलती नहीं करना इसमें। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ये फील्ड एकदम छोड़ देना ब्लैंक, वो ऑफिशियल आपका भर देंगे। अब यहाँ पे ये सब ऑफिशियल का काम है, आपको कुछ नहीं करना। इतने में अकाउंट ओपनिंग जो बेसिक फॉर्म है वो खत्म हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा 2 फॉर्म और लगते हैं। एक है फटका। तो फटका का जो फॉर्म है ये एज पर एक एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन एंड अमेरिकन गवर्नमेंट है। तो इसमें यहाँ पे कोई भी कमाई करता है या अमेरिका में कोई भी कुछ कमाई करता है तो उसका जो इनकम डिटेल है वो आपस में शेयर करना होता है। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और अमेरिका में भी कमाई करते हैं तो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। और अगर आप अमेरिका में रहते हैं लेकिन है इंडियन सिटीजन और वहाँ पे कमाई कर रहे हैं तो उस केस पे भी आपको लिखना पड़ेगा। अब
इंडिया के अलावा, अमेरिका के अलावा भी अगर आप किसी कंट्री में काम करते हैं, वहाँ से कुछ कमाई करते हैं, भले वहाँ पे रहते ना हो, तो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि आप जैसे ऑस्ट्रेलिया से कुछ कमाई कर रहे हैं, आपका कुछ प्रोडक्ट जाता हो वहाँ पे, तो वहाँ पे जो इनकम आपका बन रहा है वो सब आपको मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए अगर आप बाहर से कुछ कमाई करते हैं तो वहाँ का जो जो पैन के इक्वालेंट आईडी कार्ड होता है, जैसे अमेरिका में टिन नंबर आता है, कनाडा में रहता है, तो उस तरह का जो पैन के इक्वालेंट वहाँ का जो कंट्री का रहता है वो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। अगर वो सब नहीं है तो आपका जो टोटल इनकम बनता है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपके पैन से भी वो ट्रैक हो जाएगा, इसलिए वो कंपलसरी रहता है दोस्तों। अगर आपका वहाँ पे कुछ आईडी प्रूफ है तो वो ज़रूर लिखिएगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंट्री आपको ज़रूर मेंशन करना है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कमाई कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया का नाम लिख देना, ये नहीं है तो चलेगा, लेकिन अगर कमाई करते हैं तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि बाद में अगर वो पकड़ा जाए तो आप फ्रॉड कैटेगरी में पकड़े जाएंगे, फिर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होती है दोस्तों। ये लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा। कुछ भी आपका बाहर से कुछ इनकम आता हो वो लिखना ज़रूरी है। भले इंडिया में आप इनकम काफ़ी ज़्यादा हो और यहाँ पे कम मेंशन कर दें तो चलेगा, लेकिन बाहर से अगर कुछ कमाई होती है तो वो आप छुपाना नहीं, ज़रूर लिखिएगा। और यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर करना है। अब हमारे इस केस में ये इंडियन सिटीज़न है और इंडिया में ही कमाई करता है, बाहर कहीं गया ही नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे नो करना है। अगर बाहर से कमाई है तो ये छोड़ देना है और यहाँ पे कंट्री लिखना है विथ टैक्स रेफरेंस नंबर। ये आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ये एग्रीमेंट वगैरह के बारे में थोड़ा समझाया गया है, क्या है फॉरेन टैक्स लॉस वगैरह के बारे में। अब CKYC आज के डेट में एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है दोस्तों। ये CKYC पोर्टल में आपके डिटेल्स रजिस्टर होते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक से डिटेल यहाँ पे डालने हैं। जैसे आपका नाम आ गया है और आपकी मदर का नेम आ गया है, फिर उसके बाद आपके जेंडर, मैरिटल स्टेटस, सिटीजनशिप, रेसिडेंशियल स्टेटस, ये सब क्या है, ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो अभी के हिसाब से जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। बाद में चेंज हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी का जो डिटेल है वो आपको मेंशन करना है और CKYC पोर्टल पे ये अपडेट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम आप कहीं पे भी अकाउंट खोलेंगे, भले इंडिया में खोलें, भले इंडिया में सेविंग अकाउंट खोल रहे हो, करंट अकाउंट खोल रहे हो, डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, हर जगह CKYC ज़रूरी रहता है। तो आपका ये जो डिटेल है ये अपडेट होता रहता है जब भी आप कुछ अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर के लिए जाते हैं। तो अभी का जो स्टेटस है वही फिल करिएगा। फिर ये लास्ट में एक सिग्नेचर मांगा है, तो यहाँ पे हमने सिग्नेचर कर दिया है, हमारा काम खत्म हो गया है। यहाँ पे ये सब आप छोड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला है कुछ ओवर राइटिंग नहीं चलेगी, तो ये आप छोड़ सकते हैं। तो इतना था दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस अकाउंट ओपनिंग का लेटेस्ट फॉर्म के साथ में। इसके साथ में कई सारे एडिशनल सिचुएशंस में भी आप ये फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, जैसे माइनर अकाउंट में हो गया, जॉइंट अकाउंट में हो गया, सबके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं आपको स्पेसिफिकली कोई अकाउंट ओपन करना है तो। और उसके अलावा आपको बैंकिंग रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आती हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।